तो चलिए आज का क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। कमर कस लीजिए आप लोग, और आज से आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, एक पोस्ट लेना है, इसी उत्साह के साथ और इसी इच्छा शक्ति के साथ, ठीक है, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आप लोग जुड़ जाएं क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, सबसे पहले तो इसका हम परिचय देख लेते हैं, है ना। इसका परिचय हम समझने का प्रयास करते हैं कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र आखिर क्या है। ठीक है, यहां पर 3 शब्द आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, कौन कौन से 3 से शब्द हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है बाल, दूसरा है मनोविज्ञान और तीसरा है शिक्षा शास्त्र। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इन तीनों से भी आपके जनरल प्रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इसका मीनिंग सबसे पहले हमको समझना आवश्यक है कि भाई हम बालक किसको कहेंगे। अब बालक क्या लड़के, मेल या फीमेल के संदर्भ में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, छोटे बच्चे में चाहे वह गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है, छोटे बच्चों को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, बाल कहते हैं या बालक कहते हैं या चाइल्ड ही कहते हैं, चिल्ड्रन ही कहते हैं। क्लियर? तो हमें मूल रूप से मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र को पढ़ना है, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र को पढ़ना है। किसके बिहाफ में, किसके संदर्भ में पढ़ना है? बालकों के संदर्भ में पढ़ना है। यानी कि हम मनोविज्ञान की शाखा को बालक के संदर्भ में पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र की शाखा को बालक के संदर्भ में पढ़ेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो टारगेट है मनोविज्ञान को पढ़ने का, हमारा जो टारगेट है शिक्षा शास्त्र पेडागॉगी को पढ़ने का, वो फोकस्ड है। कहां पर फोकस्ड है? बालक पर, चाइल्ड पर। यानी कि केंद्र में कौन होगा? केंद्र में बालक है, और उसी बालक का विकास शिक्षा के माध्यम से और मनोविज्ञान के माध्यम से हम किस तरह से समझ सकते हैं। एक शिक्षक हैं आप, है ना, तो एक शिक्षक को कौन सा साइकोलॉजी बच्चों का आना चाहिए, साइकोलॉजी के संबंध में क्या नॉलेज होना चाहिए एक शिक्षक को, ताकि वो बच्चे के विकास के संदर्भ में समझ सके, बच्चे के भावनाओं को समझ सके, उसके इमोशन को समझ सके, और शिक्षण पद्धति में बच्चा अधिक से अधिक अधिगम कर पाए, अधिक से अधिक लर्निंग कर पाए। इस पूरे विचारधारा को फोकस करके हम बालक को केंद्र मान करके मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक एक करके हम लोग थोड़ा देखेंगे कि भाई ये जो पेडागॉगी है, हम जो पेडागॉगी वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, भाई ये पेडागॉगी मूल रूप से किन 2 पहलुओं पर टिका हुआ है। हम चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉगी की बात करते हैं तो जो शिक्षा शास्त्र है ये 2 शब्दों पर टिका हुआ है। पहला शब्द है एजुकेशन। पहला शब्द क्या हुआ? एजुकेशन। ध्यान से सुनिए, पेडागॉगी में 2 महत्वपूर्ण आयाम है। पहला आयाम क्या है? एजुकेशन। पहला आयाम क्या है? एजुकेशन। दूसरा क्या है? मनोविज्ञान। दूसरा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। यानी कि एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी इक्वल टू पेडागॉगी। क्या समझे? एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी इक्वल टू पेडागॉगी। यानी कि हम शिक्षा और मनोविज्ञान को समग्र करके क्या पढ़ेंगे? शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, पेडागॉगी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, इन दोनों पहलुओं को और समझते हैं। पहले तो हम शिक्षा को समझ लेते हैं, शिक्षा शास्त्र को समझ लेते हैं, फिर शिक्षा को समझेंगे, उसके बाद फिर मनोविज्ञान को समझेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या देखेंगे? बालक का मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र क्या है, इसको देखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर इसी इंट्रोडक्शन पर रहेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहां प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम एजुकेशन को समझते हैं। एजुकेशन वास्तव में क्या है? एजुकेशन के संबंध में अगर हम देखें तो एजुकेशन संस्कृत भाषा के सिख धातु से आया है। सिक्ष, ठीक है, सिख धातु से आया है। सिख धन आ बराबर शिक्षा, सिख धन आ बराबर क्या है? शिक्षा। तो एजुकेशन जो है संस्कृत के सिख धातु से आया है। सिख धन आ बराबर क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा केवल सीखने के पहलू पर नहीं है, सिखाने के पहलू पर भी है। यानी कि एजुकेशन को आप ये नहीं कह सकते कि केवल पढ़ने वाले पर दायित्व है।
पढ़ाने वाले पर भी दायित्व बनता है कि आप किस वे में, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप एक सहायक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक व्याख्याता हैं, आप एक लेक्चरर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से समझा पा रहे हैं? क्या वो अधिगम कर पा रहे हैं आपको? क्या आप जो भी उनको समझाना चाह रहे हैं वो सीख पा रहे हैं क्या? इस पूरी जो श्रृंखला है, चैन लर्निंग, या फिर एक प्रकार से जो चैन लर्निंग हो रहा है, अधिगम की पूरी प्रक्रिया हो रही है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सीखना और सिखाना के संदर्भ में शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर दोनों पहलू है। शिक्षा के संदर्भ में सीखने में कौन रहेंगे? स्टूडेंट होंगे। सीखने में कौन होंगे बताइए? स्टूडेंट होंगे। अच्छा, सिखाना में कौन होंगे? टीचर होंगे। सिखाना में कौन होंगे? टीचर। कहने का मतलब क्या है? शिक्षा किसे डिनोट कर रहा है? शिक्षा जो है स्टूडेंट को भी डिनोट कर रहा है और टीचर को भी डिनोट कर रहा है, यानी शिक्षक को भी और शिक्षार्थी को भी। बात समझ में आया? देखिए, अंग्रेजी में अगर हम देखें, अंग्रेजी में तो एडुसियर और एडुकेयर, एडुसियर और एडुकेयर दो शब्द से हम शिक्षा की व्युत्पत्ति समझ सकते हैं, ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में। तो इस प्रकार से शिक्षा को अगर हम इसके मीनिंग के रूप में, ब्रॉड मीनिंग के रूप में देखें या फिर अर्थ के रूप में देखें, तो शिक्षा का और अर्थ क्या होगा? आगे बढ़ना या बाहर निकलना, आगे बढ़ना या बाहर निकलना। दूसरा, पोषण करना या विकसित करना, और तीसरा, नेतृत्व करना। अब शिक्षा में आगे बढ़ना या बाहर निकलना का मतलब क्या है? आपके अंदर क्या है? नेतृत्व क्षमता है, आपके अंदर लीडिंग पावर है। ठीक है, आपके अंदर क्या है? चीजों को समझाने की और समझने की क्षमता है। उस समझने की क्षमता का विकास करना और समझाने की क्षमता का विकास करना। क्या समझे? समझने की क्षमता का विकास करना और समझाने की क्षमता का विकास करना, यही क्या है? यही है एजुकेशन। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए, इसको हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। जैसे एजुकेशन के अर्थ को हम दो दृष्टिकोण से देखेंगे। एक तो ब्रॉड मीनिंग में देखेंगे, वृहद स्तर पर कैसे एजुकेशन को हम समझ सकते हैं, और एक संकुचित अर्थ को भी देखेंगे, नैरो मीनिंग को भी देखेंगे कि एजुकेशन क्या है। अगर हम संकुचित अर्थों में एजुकेशन को समझना चाहें, तो संकुचित अर्थों में एजुकेशन का अर्थ होता है कि समाज के अंदर, इन सोसाइटी, समाज के अंदर, ठीक है, समाज के अंदर एक निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर सुनियोजित स्व उद्देश्य चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है, वही क्या है? शिक्षा है। अच्छा, ये कैसा मीनिंग हुआ? ये संकुचित अर्थ है। इसे हम संकुचित अर्थ में लेके चलते हैं, संकीर्ण अर्थ में लेकर के चलते हैं कि भाई शिक्षा का अर्थ क्या है संकुचित दृष्टिकोण से, कि एक बालक समाज के अंदर एक निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर सुनियोजित स्व उद्देश्य चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। क्या है? शिक्षा है। एक ऐसा मीनिंग हुआ, नैरो मीनिंग। ब्रॉड मीनिंग के परिप्रेक्ष्य में, व्यापक अर्थों में हम ये कहते हैं कि भाई मनुष्य योग्य नागरिक कब बनता है? ठीक है, मनुष्य योग्य नागरिक कब बनेगा? मनुष्य योग्य नागरिक बनता है जब उसके अंदर ज्ञान, कौशल और व्यवहार का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर जब ज्ञान, कौशल और व्यवहार का समायोजन होता है, इंटीग्रेशन होता है, एकीकृत हो जाते हैं, ये तीनों पहलू, ज्ञान, कौशल और व्यवहार, तीनों को जब सुनियोजित तरीके से समाज के सामने इन तीनों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्ति करता है व्यक्ति, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? योग्य नागरिक कहते हैं। क्या कहेंगे? योग्य नागरिक कहेंगे। योग्य नागरिक कैसे बन रहा है व्यक्ति? समझ में आया? योग्य नागरिक बन रहा है कि मनुष्य जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है। मनुष्य क्या है? शिक्षा ग्रहण कर रहा है। शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही साथ मनुष्य के अंदर ज्ञान, कौशल और व्यवहार
इन तीनों में परिशुद्धता आ रही है, ठीक है। यानी कि ज्ञान, कौशल और व्यवहार में वो अपने आप को समाज के सामने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त कर पा रहा है। तो इस प्रकार की जो पूरी जो व्यवस्था है ना, इसे ही हमने क्या कहा, योग्य नागरिक कहा, कि व्यक्ति अपने आप को समाज के सामने कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, इसे ही हमने क्या कहा, योग्य नागरिक कहा। अब देखो, योग्य नागरिक समाज में कैसा होगा? योग्य नागरिक समाज में सुसंस्कृत होता है, ठीक है। योग्य नागरिक समाज में सभ्य होता है, किसी से झगड़ा लड़ाई से उतना मतलब नहीं रहता, समाज में संतुलन बना करके रखना चाहता है, उपद्रव नहीं करता है, ठीक है, किसी का अपमान नहीं करता है। यानी कि उसके अंदर में मोरालिटी, नैतिकता के गुण जाग जाते हैं। इसे ही हमने क्या कहा, सुसंस्कृत होना और सभ्य होना। यानी कि शिक्षा मनुष्य के अंदर क्या क्या पैदा कर रहा है, मनुष्य को क्या बना रहा है, योग्य नागरिक बना रहा है। तो ब्रॉड मीनिंग में क्या समझे, ब्रॉड मीनिंग में ये समझे हमने कि भाई योग्य तो बना रहा है, लेकिन योग्य बनाने के साथ समाज में उसको सुसंस्कृत बना रहा है, सभ्य बना रहा है। अब देखो, ये जो सुसंस्कृत, सभ्य, योग्य नागरिक है, व्यक्ति है, वो समाज को किस प्रकार से दिशा दे सकता है, समाज को किस प्रकार से दिशा दे सकता है, उसी को यहां पर बताया गया है कि मनुष्य से समाज की ओर जब बढ़ेगा, मनुष्य जब स्वयं ज्ञान, कौशल, व्यवहार से योग्य नागरिक बनेगा, सुसंस्कृत बनेगा, सभ्य बनेगा, तभी तो समाज को दिशा दे सकेगा ना। समाज को डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहले तो उसे खुद डायरेक्टेड होना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी समाज को दिशा दे सकता है। तो निरंतर स्व उद्देश्य चलने वाली प्रक्रिया, जन्मजात अंतर्निहित शक्तियों का विकास और औपचारिक अनौपचारिक माध्यम से, पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, रेडियो, उत्सव, विभिन्न समूह के माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप को जागरूक करता है और समाज के सामने अपने आप को अभिव्यक्त करता है। यही शिक्षा का उद्देश्य है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और एक किस रूप में, व्यापक अर्थों में। एक नैरो मीनिंग आप लोगों ने देखा, नैरो मीनिंग क्या होगा, संकुचित अर्थ में, कि भाई बच्चा पढ़ता है एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए परीक्षा को पास करता है। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करके आपने टीचर पोस्ट निश्चित रूप से आप पाएंगे, तो निश्चित रूप से आपने एक टीचर पोस्ट पा लिया। तो ये कैसा मीनिंग है, ये संकीर्ण है ना, संकुचित अर्थ है, लेकिन आप समाज को दिशा दे रहे हैं। आपने केवल शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं समझा, बल्कि एक योग्य, सुयोग्य व्यक्ति होकर के, संस्कृत और सुसभ्य व्यक्ति होकर के आप समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज को भी उसके ज्ञान, कौशल और व्यवहार को परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं। तब जाकर के यह शिक्षा का व्यापक अर्थ हो जाता है। कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को, शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए, शिक्षा के कौन कौन से अंग हैं, पार्ट ऑफ एजुकेशन, पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के ना 3 प्रमुख अंग हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई शिक्षा के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है विद्यार्थी, ठीक है, पहला कौन है, विद्यार्थी। दूसरे क्रम पर कौन है, शिक्षक, दूसरे क्रम पर कौन है, शिक्षक। और तीसरे क्रम पर आता है सोसाइटी, ठीक है, तीसरे क्रम पर कौन है, सोसाइटी। तो एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी और सोसाइटी। शिक्षा के 3 अंग, भाई व्यक्ति, इसको अगर आप व्यक्ति समझ लेते हैं, इन दोनों को अगर आप व्यक्ति समझ लेते हैं, तो ये दोनों व्यक्ति किसके अंदर में होंगे, अल्टीमेटली किसके अंदर में होंगे, बताइए। अगर शिक्षक, देखो ऐसे समझना तो ज्यादा क्लियर होगा। एक विद्यार्थी किससे सीख रहा है, शिक्षक से। और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों किसके अंश हैं, समाज के अंश हैं। इसी नाम से शिक्षा के अंग में हमने तीनों को लेकर के चला, क्योंकि समाज में ही, सोसाइटी में ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, समुदाय के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो इस प्रकार से शिक्षा के 3 अंग हुए मूल रूप से, कौन कौन सा, एक विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा समाज। क्लियर यहां तक। शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, अब यहां से भी क्वेश्चन किया जाता है। थोड़ा सा मीनिंग को आप समझ लेते हैं, आसानी से आपके क्वेश्चन यहां बन जाएंगे, कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश यहां पर नहीं है। देखिए, शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में मीनिंग के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। शिक्षा का पहला प्रकार क्या है, औपचारिक शिक्षा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन हम कहते हैं। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा आखिर क्या है?
औपचारिक शिक्षा ना किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में जो शिक्षा ग्रहण कराया जा रहा है बच्चों को, वह क्या है? औपचारिक शिक्षा है। क्योंकि ये उद्देश्य परक होता है, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और शिक्षण की कुछ विधियां होती हैं। आपको डेली स्कूल आना जाना पड़ता है, अनुशासन में बंद करके रहना पड़ता है, योजनाबद्ध और कठोर तरीके से इसको पूर्ण कराया जाता है किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। इसी नाम से ना इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है इसको फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, आप लोग कहेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या है? किसी एक निश्चित उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां योजनाबद्ध और कठोर तरीके से किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो शिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में आयोजित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली क्या है? औपचारिक शिक्षा प्रणाली है। इसी प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली क्या है? निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली में स्व अध्याय होता है। यहां पर देखो, आप विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है निरौपचारिक जो शिक्षा प्रणाली है आपको बिना किसी संस्था के मिल जाएगा। आपको संस्था की आवश्यकता होगी, लेकिन यहां पर आपको योजनाबद्ध कठोर तरीके से चलने की आवश्यकता नहीं है, डेली विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जो शिक्षा से अभी भी अछूते हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में हमको जोड़ना है, तो उसके लिए हम उनको, काम करने वालों को आप रेगुलर विद्यालय तो नहीं बुला सकते कि भाई आपकी उम्र दराज व्यक्ति हैं, आप अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, इसको सबको छोड़िए, पहले आप शिक्षा ग्रहण करिए, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जो शिक्षा से वंचित रहे लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक प्रयास है, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा या डीएलपी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। इसमें क्या है? व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उनको ट्रेनिंग बीच बीच में जाकर के जो प्रतिष्ठित और जो विषय विशेषज्ञ होते हैं जा करके उनको ट्रेंड करते हैं। बीच बीच में कुछ सेमिनार आयोजित किया जाता है, कुछ कक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां उनको प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा और डीएलपी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को ही हम लोगों ने क्या कहा? निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहा। क्लियर है? कनेक्ट कर पाए आप लोग? इसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली। अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए किसी समयबद्धता, योजना, पाठ्यक्रम, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बालक क्या है? अपने घर में, अपने परिवार में सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि बालक का पहला विद्यालय क्या है? उसका परिवार, उसका घर। तो अपने घर में, अपने परिवार में, परिवार के अलावा समाज में, और समाज के साथ साथ पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे वातावरण से वो जो कुछ भी सीखता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके, सीख करके जो जानता है उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि मदर टंग की बात करें, मदर टंग को सीखना भी एक प्रकार से शिक्षा का ही पार्ट है, लेकिन उसके लिए बच्चे को आप ट्रेनिंग देते हो क्या? नहीं देते। बच्चा जब बोलना चालू करता है तो अपने मदर टंग में ही बोलता है। तो किस प्रकार की शिक्षा है? एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन आप हिंदी सिखा रहे हो, अंग्रेजी सिखा रहे हो, जो विद्यालय में सिखाया जाता है, या फिर कोई अन्य फॉरेन लैंग्वेज आपको सिखाना है बच्चों को, तो बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर उसको आप स्कूल भेजते हैं, महाविद्यालय भेजते हैं, वहां जाकर के वो डिग्री लेकर के आता है, सीख करके आता है, तो क्या हो जाएगा? वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने समझा कि बालक अपने घर में, परिवार में, समाज में और वातावरण से जो कुछ भी सीख रहा है, ठीक है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। शिक्षा का एक और प्रकार है जिसको हम भौतिक व नूतन शिक्षा कहते हैं। भौतिक मतलब फिजिकल, नूतन मतलब न्यू एजुकेशन। तो न्यू एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन में हम नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, नए नए इनोवेशंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे कि ये जो आपको डिजिटल बोर्ड नजर आ रहा है और आप लोग अभी मुझे ऑनलाइन देख पा रहे हैं,
ठीक है, ये क्या है, ये भौतिक और नूतन शिक्षा का ही एक माध्यम है। भौतिक और नूतन शिक्षा के माध्यम से न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, नए विचार, न्यू ओपिनियंस के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार का माध्यम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है इसे हम भौतिक व नूतन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के प्रकार को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, शिक्षा के स्तर क्या क्या हो सकते हैं। अब शिक्षा के स्तर से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन, क्या लेवल ऑफ एजुकेशन, 3 प्रकार के स्तर हो सकते हैं शिक्षा के। कितने स्तर हो सकते हैं बताइए, बोलिए, अपने आप से बोलिए, बोलना है, अपने आप को बोलवाना है, केवल सुनते बस नहीं रहना है। देखो, सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, पहले तो सुनना, सुन करके समझना, समझ करके उसको दोहराना, फिर उसको लिखना, फिर बोलना। अगर इस पूरी प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को। इसी नाम से भले से ही बैठे हैं, एकदम इंजॉय होकर के पढ़िए, अपने आप को खोल दीजिए, दिल खोल करके पढ़िए, समझ रहे हैं, तब आपको चीजें कठिन नहीं लगेंगी, आपको सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। बोलोगे कि भाई 30 क्वेश्चन हमारा कैसे बना, हमको पता भी न चला, है कि नहीं। तो शिक्षण का स्तर यानी लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल क्या है, स्मृति स्तर, दूसरा लेवल क्या है, बोध स्तर, और तीसरा लेवल क्या है, चिंतन स्तर। क्लियर। पहला है स्मृति स्तर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी लेवल कहते हैं, स्मृति स्तर कहते हैं। स्मृति स्तर में क्या होता है, कंटेंट की समझ होती है। ठीक है, इस स्मृति स्तर में क्या होता है, कंटेंट की समझ होती है, इन द सेंस, कंटेंट की समझ होती है इन द सेंस कि भाई बच्चा किस प्रकार से चीजों को समझ रहा है, बच्चा किस प्रकार से चीजों को समझ रहा है, ये स्मृति, मेमोरी लेवल। यानी कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपके कौन से शिक्षण के स्तर पे जाएगा, कौन से लेवल पे जाएगा, मेमोरी लेवल पे जाएगा। इसे हम स्मृति का स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मृति का स्तर कहेंगे। बात समझ में आया। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, कंटेंट की समझ होती है मूल रूप से, और एक कंटेंट की समझ, किसी भी कंटेंट की समझ 2 स्तर पे हो सकता है। एक तो संकेत अधिगम के रूप में हो सकता है और एक श्रृंखला अधिगम के रूप में हो सकता है। ठीक है, पहला संकेत अधिगम के रूप में हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है मूल रूप से श्रृंखला अधिगम के माध्यम से। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई संकेत अधिगम का मतलब क्या है। ठीक है, संकेत अधिगम का मतलब क्या है। तो संकेत अधिगम को हम मूल रूप से समाजीकरण के लिए प्रयोग में लाते हैं, सोशलाइजेशन, इसे हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया है ना, इसको नोट डाउन भी करना और याद रखना। जो स्मृति स्तर के संदर्भ में मैंने आपको बात किया, इसको हम लोग कहां पर प्रयोग करते हैं, पारंपरिक अनुकूलन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। पारंपरिक अनुकूलन, पारंपरिक अनुकूलन, पारंपरिक अनुकूलन यानी ट्रेडिशनल एडेप्टेशन, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल एडेप्टेशन, ट्रेडिशनल एडेप्टेशन। अच्छा, बच्चा जो है कैसे सीख रहा है, चीजों को अधिगम कैसे कर रहा है, यानी धीरे से वो चलना सीख रहा है, समझना सीख रहा है, लोगों से बातचीत करके पहचानना सीख रहा है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है जो उसको समाजीकरण, समाज से जुड़ने में उसको सहयोग करता है, जैसे बोलना, चलना, खेलना, कूदना। ठीक है, जो समाज से उसको कनेक्ट करे, किसी भी माध्यम से समाज से कनेक्ट करे। एक बात याद में रखना, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी हम स्मृति स्तर के संदर्भ में बात करें, शिक्षण के स्तर में स्मृति के स्तर को समझना चाहें और सिग्नल लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम सिग्नल लर्निंग यानी संकेत लर्निंग, संकेत अधिगम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि संकेत अधिगम संबंधित है स्मृति स्तर यानी कि
मेमोरी लेवल से। मेमोरी लेवल कंटेंट की समझ को विकसित करता है और ये संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग मूल रूप से ट्रेडिशनल एडेप्टेशन को संदर्भित करता है, पारंपरिक अनुकूलन को संदर्भित करता है। अर्थात ऐसा कोई भी शिक्षण का माध्यम जिसके माध्यम से बच्चा सोशलाइज्ड हो, यानी कि समाज से जुड़े, खेल के माध्यम से जुड़ सकता है, प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ सकता है, आपस में आस पड़ोस में बातचीत के माध्यम से जुड़ सकता है, किसी भी माध्यम से बच्चा सोशलाइजेशन को समझ रहा है, समाजीकरण का एक हिस्सा बन रहा है, समाज के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उस पूरी प्रक्रिया को संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग कहते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम कहते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? अब देखो, श्रृंखला अधिगम हम किसे कहेंगे? श्रृंखला अधिगम मतलब चेन लर्निंग क्या होता है? चेन लर्निंग में ना एक प्रकार से इसको हम संगठन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उस संगठन से जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? चैन अधिगम कहते हैं, चैन श्रृंखला कहते हैं, श्रृंखला अधिगम कहते हैं, अर्थात चैन लर्निंग कहते हैं। फॉर सपोज अभी हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम एक निश्चित उद्देश्य के माध्यम से अर्जुना क्लास से जुड़े हैं और अर्जुना क्लास के माध्यम से हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी पढ़ रहे हैं ताकि हमारा 30 नंबर हमसे ना चूके। ठीक, तो एक संस्था के माध्यम से एक विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो एक समूह को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, टीचिंग किया जा रहा है, इस प्रकार की पूरी शिक्षा व्यवस्था संकेत अधिगम नहीं है, सिग्नल लर्निंग नहीं है, ये क्या है? श्रृंखला अधिगम है, अर्थात चैन लर्निंग है। कनेक्ट कर पाए? अब देखो, ये जो चैन लर्निंग है ना, हमेशा सही नहीं होता। चैन लर्निंग के प्रॉस एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, यानी इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सोच करके देखो, फायदे किस स्तर पे होगा और नुकसान किस स्तर पे होगा। भाई, श्रृंखला लर्निंग की जब भी बात करते हैं हम, यानी श्रृंखला अधिगम की बात करते हैं, चैन लर्निंग की बात करते हैं, तो अभी आपको सकारात्मक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? चैन लर्निंग करा रहे हैं, अर्थात श्रृंखला अधिगम करा रहे हैं। यानी कि आपको पढ़ना है, आपको एक पोस्ट प्राप्त करना है, इसी नाम से हम क्या करा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक ना? तो ये क्या है? एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा संगठन भी होता है जो लोगों को नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। ठीक है, उनको गलत शिक्षा देता है, नकारात्मक दिशा, उसको आतंकी विचारधारा से ओतप्रोत करता है। ठीक है, नक्सलिज्म से ओतप्रोत करता है, समाज में विध्वंस करने के लिए उनको ट्रेनिंग देता है। तो चैन लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकता है, चैन लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकता है, चैन लर्निंग नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आया? चैन लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकता है, चैन लर्निंग नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव किस प्रकार से नेगेटिव होगा, आप लोग समझ पाए? स्मृति का जो लेवल है, मेमोरी का जो लेवल है, कंटेंट की समझ जहां पर होती है, कंटेंट की समझ में दो प्रकार की अधिगम होती हैं। कौन कौन सा? एक संकेत अधिगम और दूसरा श्रृंखला अधिगम, यानी कि सिग्नल लर्निंग और चैन लर्निंग। संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग क्या होता है भाई? सोशलाइजेशन से संबंधित है, पारंपरिक अनुकूलन से संबंधित है, ट्रेडिशनल एडेप्टेशन से संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर हम श्रृंखला अधिगम की बात करें, श्रृंखला अधिगम जो है ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है, लर्निंग का माध्यम अपनाया जाता है, उसे हम मेमोरी लेवल के स्तर पर श्रृंखला अधिगम, चैन लर्निंग कहते हैं। और संकेत अधिगम में बच्चा, व्यक्ति समाज से जोड़ने के लिए जो जो आयाम ट्रेडिशनल अनुकूलन यानी ट्रेडिशनल एडेप्टेशन करता है, ट्रेडिशन को स्वीकार करता है, समाज से जुड़ सकूं, कोई भी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करेगा ताकि मैं समाज से जुड़ सकूं, हमारे माँ बाप, हमारा समाज ये चाहता है, ये करता है, तो भाई मुझे भी उसको फॉलो करना चाहिए ताकि मैं समाज का क्या बन सकूं? एक हिस्सा बन सकूं। तो इस प्रकार का जो लर्निंग है, इस प्रकार का जो शिक्षा का माध्यम है, वह क्या है? सिग्नल लर्निंग होगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, इसके बाद है बोध स्तर की। अगर हम बात करें
अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को सरल, सहज और उदाहरण के रूप में कंटेंट को समझाने का प्रयास करता है ताकि बालक उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। इसे हम बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चिंतन स्तर की बात करें, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें, तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर, ठीक है, यानी चिंतन स्तर पर तो चिंतन स्तर पर रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे बालक के अंदर ज्ञान, कौशल और व्यवहार की समग्रता से चीजों को समझने की, तर्क करने की, चिंतन करने की, यहां तक कि इमेजिनेशन करने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। यानी कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचने का प्रयास करता है। मौलिक चिंतन तो होता ही है, आलोचनात्मक चिंतन होता ही है, वो समस्या के समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है। यही मेमोरी के स्तर पर या लेवल ऑफ एजुकेशन में इसे हम चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि शिक्षण क्या है भाई, और शिक्षण का स्तर क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि मनोविज्ञान क्या है, और मनोविज्ञान के पश्चात हम लोग ये समझेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, और इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ हम मनोविज्ञान को बालक के संदर्भ में कैसे समझें और कैसे बालकों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें। बालक की समस्याएं क्या क्या हैं, बालक के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, बालक का विकास का क्रम क्या होता है, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस विकास के क्रम को बेहतर तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया, नए नए आयाम पैदा किए, जिसके माध्यम से हम बच्चों को बेहतर से बेहतर अधिगम की जो प्रणाली है इससे उनको परोस सकें और उनको बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम लोगों ने समझा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, और बच्चों में शिक्षा और अधिगम का क्या संबंध हो सकता है, इसको हम लोगों ने समझा। कल हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान का शिक्षा शास्त्र से क्या संबंध है, और शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान मिलकर के बालक के विकास को कैसे बेहतर ढंग से समझ सकता है। इस बात पर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।